एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, इसका वीडियो लेक्चर का कोड है SBCC6 एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन है to determine mass percentage of an element in a given mass of a compound is called as estimation of element in compound. किसी कंपाउंड के दिए गए मास में किसी एलिमेंट की मास परसेंटेज निकालने के मेथड को हम एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड कहते हैं. इन ए कंपाउंड देयर कंपाउंड में हैव एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन which are represented by X. X may be chlorine, bromine and iodine, and other elements may be sulfur and nitrogen etc. किसी कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट या हाइड्रोजन एलिमेंट हो सकते हैं, जिसको हम एक्स से दिखाते हैं. एक्स हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, और दूसरे एलिमेंट हो सकते हैं सल्फर और नाइट्रोजन. नाउ estimation of these elements is done practically by so many experimental methods like Lebesgue method, Carius method, Dumas method, Geldahl methods and Linhares method. किसी कंपाउंड में इन एलिमेंट का एस्टिमेशन बहुत से प्रैक्टिकल मेथड से किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड से किया जाता है. ये एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हो सकते हैं, लेबिक मेथड हो सकता है, कैरियस मेथड हो सकता है, डूमास मेथड हो सकता है, जेल्डाल मेथड हो सकता है और एल्यूनाइज मेथड हो सकता है. Here we will discuss principles involved and formulas used in these methods which will be helpful in solving numerical problems on estimation of elements. इस वीडियो लेक्चर में हम इन मेथड्स में जो फार्मूले जो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो फार्मूला इसमें यूज हो रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि हम आसानी से एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर सकें. एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन is done by Lebesgue method. In this method, the known weight of organic compound is heated with pure and dried copper oxide, cupric oxide, in stream of dry oxygen of air. When carbon is oxidized to carbon dioxide and hydrogen is oxidized to water. This is combustion process. This is the combustion process which is shown by this reaction. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एस्टिमेशन हम लेबिक मेथड से करते हैं. लेबिक मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक नॉन वेट लिया जाता है और इसको ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड और स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है, जो ड्राई एयर से हमको मिलती है. तो यहाँ क्या होता है, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है वाटर में, और इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं, जिसको हम इस रिएक्शन से दिखा सकते हैं. CO2 thus evolved is absorbed in KOH bulb, increasing the weight of KOH bulb. Increase in the weight of KOH bulb is equal to the weight of CO2 carbon dioxide thus formed or evolved. अब यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको हम एक KOH बल्ब के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अब जब कार्बन डाइऑक्साइड KOH बल्ब में एब्जॉर्ब होती है तो KOH बल्ब का वेट बढ़ जाता है. तो ये KOH का बढ़ा हुआ जो वेट है, KOH बल्ब का जो बढ़ा हुआ वेट है वो बराबर होता है
वह बराबर होता है निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड या बनाई हुई कार्बन डाइऑक्साइड के वेट के बराबर। एंड वाटर formed in the form of vapors is absorbed in a glass tube having anhydrous calcium chloride. Increase in the weight of calcium chloride tube is equal to weight of water form. जो वाटर बनता है वो वेपर्स के फॉर्म में होगा। इन वेपर्स को एक यू ट्यूब में रखी हुई एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब का वेट बढ़ जाता है। तो जितना कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब का वेट बढ़ता है उतना ही बने हुए वाटर का भी वेट होता है। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज को इस फार्मूले से निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इंटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो हमने यहाँ पर एटॉमिक मास की जगह यहाँ 12 लिख दिया। वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही लिख दिया, फिर 100, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है, तो यहाँ हमने 44 लिख दिया। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया कार्बन का परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालने का। अब हम एक तीसरा फार्मूला भी परसेंटेज कार्बन की मास परसेंटेज निकाल कर लिखते हैं। ये मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 इंटू गेन इन द वेट ऑफ KOH बल्ब। अब जब KOH बल्ब में जो वेट होता है वही कार्बन डाइऑक्साइड का वेट होता है, तो हमने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की वेट की जगह यहाँ लिख दिया गेन इन द वेट ऑफ KOH बल्ब इंटू 100, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट तो 44 है, और ये वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन की मास परसेंटेज हम फार्मूला नंबर 1 से निकालेंगे। फार्मूला नंबर ये 1 है, इसके अंदर का परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू वेट ऑफ H2O इंटू 100। अब यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन लिख रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता। अब ये फार्मूला नंबर 1 हो गया। फार्मूला नंबर 2 में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन की जगह 2 लिख दिया, और वेट ऑफ वाटर ऐसे ही रहने दिया जैसे फार्मूला नंबर 1 में था, 100, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो मॉलिक्यूलर मास की जगह 18 लिख दिया इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर तीसरा फार्मूला 2 इंटू गेन इन द वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब। जितना कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब के वेट में गेन होगा उतना ही वाटर का वेट होगा, तो इसलिए वाटर की वेट की जगह हमने वाटर की वेट ऑफ वाटर की जगह हमने ये लिख दिया गेन इन द वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब। नीचे वही 18 लिख दिया, और वेट ऑफ कंपाउंड, ये फार्मूला नंबर 3 हो गया। इनमें से किसी भी 3 फार्मूले को का यूज करते हुए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं और हाइड्रोजन की परसेंटेज मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कार्बन की जो मास परसेंटेज हमने निकाली वो और हाइड्रोजन की जो मास परसेंटेज निकाली वो, उनको जोड़ लेंगे और 100 से घटा देंगे, तो जितनी भी रिजल्ट इसका आएगा वही ऑक्सीजन की मास परसेंटेज होगी। एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन्स X, this is also done by Carius method. Organic compound containing halogens X may be Cl, Br or I, is heated in a sealed hard glass tube with fuming nitric acid, and AgNO3 is added to it to get the precipitate of AgX. If X is Cl, then we get the white precipitate of AgCl. If X is Br, then we get the yellow precipitate of AgBr. If X is I, then we get the yellow precipitate of AgI. How this precipitate is obtained? The halogen of organic compound is oxidized by HNO3 into hydrohalic acid or halogen acid. This halogen acid is reacting with AgNO3, giving the precipitate of AgX. अब हम हाइड्रोजन का एस्टिमेशन करेंगे। हाइड्रोजन का एस्टिमेशन भी कैरियस मेथड से किया जाता है।
इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कौन सा हो सकता है, Br भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ एक सील्ड हार्ड ग्लास ट्यूब में लिया जाता है और इसको हीट किया जाता है। फिर इसको के अंदर हम AgNO3 मिलाते हैं तो हमें AgX का प्रेसिपिटेट मिलता है, सॉलिड प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर हाइड्रोजन आइटम Cl है तो हमें AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर हाइड्रोजन आइटम Br है तो हमें AgBr का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। अगर हाइड्रोजन आइटम I है तो हमें AgI का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब हमें येलो प्रेसिपिटेट मिलता कैसा है, कंपाउंड के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज हो जाता है हाइड्रोहाइलिक एसिड या हाइड्रोजन एसिड में। ये हाइड्रोजन एसिड AgNO3 से रिएक्ट करके AgX का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। फ्रॉम मास ऑफ सिल्वर हैलाइड द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड in organic compound by writing direct formulas which are being written as follows. अब हमें जो AgX का ये जो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, इसके मास से या वेट से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन के परसेंटेज निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूलाज का यूज करते हुए, जो कि हम नीचे लिख रहे हैं। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन बराबर है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इंटू वेट ऑफ AgCl इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है और AgCl का मॉलिक्यूलर वेट 143.5 होता है। तो एटॉमिक मास की जगह हमने लिख दिया 35.5 और AgCl के मॉलिक्यूलर वेट की जगह लिख दिया हमने 143.5। तो ये फार्मूला हो गया परसेंटेज ऑफ क्लोरीन बराबर 35.5 इंटू वेट ऑफ AgCl इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl 143.5 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरीके से परसेंटेज Br की होगी, एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन 80 है, एटॉमिक वेट ऑफ ब्रोमीन 80 है इंटू वेट ऑफ AgBr इंटू 100, और यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर वेट लिखना है AgBr का, इसकी वैल्यू होती है 188 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरीके से हम आयोडीन की परसेंटेज निकाल सकते हैं। आयोडीन का एटॉमिक मास यहाँ पे लिख दिया 127 और यहाँ वेट ऑफ AgI प्रेसिपिटेट लिख दिया और यहाँ पर 100 लिख दिया। नीचे इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास AgI का लिख दिया, यानी 235 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे लिख दिया। अब इन तीनों फार्मूलाज के बेसिस पर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में Cl की परसेंटेज निकाल सकते हैं, Br की परसेंटेज निकाल सकते हैं और I की परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये तीनों फार्मूले हम यूज करेंगे Cl, Br और I की मास परसेंटेज निकालने में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, जो कि हम इसके साथ अभी लेंगे। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर एलिमेंट Estimation of sulfur element is also carried out by Carius method. In this process, a known amount of organic compound containing sulfur element is heated with fuming nitric acid in a Carius tube, and barium chloride solution is added where sulfur is precipitated in the form of बैरियम सल्फेट। अब हम सल्फर एलिमेंट का एस्टिमेशन करेंगे। सल्फर एलिमेंट का एस्टिमेशन भी कैरियस मेथड से किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक नोन अमाउंट लिया जाता है और उसको हीट किया जाता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से एक कैरियस ट्यूब के अंदर, और फिर इसके अंदर बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन डाला जाता है। तो सल्फर जो है वो बैरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाती है। हेयर सल्फर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फ्यूरिक एसिड बाय नाइट्रिक एसिड
On adding barium chloride solution, it reacts with sulfuric acid, giving white precipitate of barium sulfate. अब यहाँ क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सल्फर होती है वो नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड से, और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जब बेरियम क्लोराइड डाला जाता है तो हमें बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। ये पूरी रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन हो रही है इनको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब बेरियम सल्फेट को नाउ फ्रॉम द मास ऑफ द weight of barium sulfate we can calculate the percentage of sulfur in organic compound by using a direct formula which is as follows. अब ये जो हमें बेरियम सल्फेट का वेट मिलता है इससे हम सल्फर की परसेंटेज निकाल लेते हैं एक डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हुए, जो कि इस तरीके से है। परसेंटेज ऑफ सल्फर बराबर एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर इनटू weight of barium sulfate into 100 upon molecular weight of barium sulfate into weight of organic compound. अब हम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर यहाँ लिख दिया हमने 32 और वेट ऑफ बैरियम सल्फेट जो यहाँ लिखा था यहाँ इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया, इंटू 100 भी ऐसे लिखे रहने दिया। अब बैरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 233, तो इसकी जगह हमने 233 लिख दिया और फिर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरीके से लिखा रहने दिया। अब इस फार्मूले से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं और इस तरीके से सल्फर का एस्टिमेशन इस फार्मूले से कर सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, it is also done by Carius method. In this method, the organic compound containing phosphorus is heated in Carius tube with fuming nitric acid. Phosphorus is oxidized to phosphoric acid, shown by this chemical reaction. फास्फोरस का एस्टिमेशन, फास्फोरस पी का यानी पी का एस्टिमेशन, ये भी फास्फोरस का एस्टिमेशन भी कैरियस मेथड से किया जाता है। इसके अंदर कैरियस ट्यूब के अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर फास्फोरस होता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर फास्फोरस जो है वो फास्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रिक एसिड से, और इस कन्वर्जन को हम इस रिएक्शन से शो कर सकते हैं। नाउ द H3PO4 इज प्रेसिपिटेटेड एज मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट MgNH4PO4 by adding magnesium mixture which contains MgSO4 plus NH4OH plus NH4Cl. It is shown by this reaction. This conversion is shown by this reaction. अब H3PO4 को प्रेसिपिटेट किया जाता है MgNH4PH4 के फॉर्म में, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के फॉर्म में। इसमें मैग्नीशियम मिक्सचर मिलाकर, मैग्नीशियम मिक्सचर में क्या होता है MgSO4 होता है, NH4OH होता है, NH4Cl होता है। इस कन्वर्जन को हम इस रिएक्शन से दिखा रहे हैं। ये हमें मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का प्रेसिपिटेट मिल गया। द मैग्नीशियम अमोनियम प्रेसिपिटेट इज वॉश्ड, dried and ignited when it is converted into magnesium pyrophosphate, which is also solid. Conversion is shown by this reaction. Conversion of magnesium ammonium phosphate into magnesium pyrophosphate is shown by this reaction. अब मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को हम वॉश करके ड्राई कर लेते हैं और इसको हम जलाते हैं, इसको हम हीट करके जलाते हैं, तो ये अपने आप मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। इस चेंज को हम इस रिएक्शन से शो कर रहे हैं और मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का भी हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। फ्रॉम द वेट ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट
the percentage of phosphorus in compound is calculated by using a direct formula, which is this. मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के वेट से हम परसेंटेज फास्फोरस की परसेंटेज निकाल लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस की परसेंटेज निकाल लेते हैं एक डायरेक्ट फार्मूला यूज करके, जो कि इस तरीके से है। इस फार्मूले में इस फार्मूले परसेंटेज ऑफ फास्फोरस बराबर होती है एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस इनटू वेट ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट और फिर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैग्नीशियम का फास्फोरस का एटॉमिक मास होता है 62, तो हमने एटॉमिक मास की जगह लिख दिया 62, और इसका पायरोफॉस्फेट का मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट था 222, तो हमने मॉलिक्यूलर वेट 222 की जगह लिख दी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट की जगह लिख दिया 222। और इस तरीके से इस फार्मूले की सहायता से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फास्फोरस की परसेंटेज मात्रा निकाल लेते हैं। एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन एलिमेंट को एस्टिमेशन करना, यानी उसकी परसेंटेज मास परसेंटेज निकालना या परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मान लो इसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो पहले हम उसकी कार्बन की परसेंटेज निकाल लेंगे, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लेंगे लेविक मेथड से, हमने आपको पहले ही बताया था, और फिर इन कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को जोड़कर हम 100 से माइनस कर देंगे। कार्बन ऑक्सीजन की ये परसेंटेज को जोड़कर हम 100 से माइनस कर देंगे, तो फिर ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकल आएगी। ये भी मेथड है। दूसरा मेथड जो है एक्सपेरिमेंटल, दूसरा ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकालने का यह एस्टिमेशन का एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जिसको हम एलोइज मेथड कहते हैं। एलोइज मेथड में क्या होता है कि ग्रेफाइट के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक नॉन कंपाउंड को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो बनती है वो आयोडीन पेंटाऑक्साइड यानी I2O5 से रिएक्ट करके इसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उसका मास हम निकालते हैं उसको केवेज बल्ब में एब्जॉर्ब करके, तो जब ये केवेज बल्ब में एब्जॉर्ब हो जाती है तो केवेज बल्ब का मास बढ़ जाता है, तो केवेज बल्ब का जो बढ़ा हुआ मास है वही कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है। इतना करने के बाद अब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करके ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालते हैं। वो फार्मूला इस तरीके से है, ये फार्मूला है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर होता है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू मास ऑफ CO2 इनटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इनटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो हमने एटॉमिक मास की जगह, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की जगह 16 लिख दिया, और मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का तो 44 होता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हमने 44 निकल दिया, और इस फार्मूले को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। और यही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन की परसेंटेज मास निकालने का या परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट बाय डूमास मेथड। डूमास विधि के द्वारा, डूमास मेथड के द्वारा नाइट्रोजन का एस्टिमेशन, यानी नाइट्रोजन की किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। अब इसमें होता क्या है, ए नोन मास ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद क्यूप्रिक ऑक्साइड। इस मेथड में
किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसके अंदर नाइट्रोजन है, एक नॉन कंपाउंड को हम क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ जब हीट किया जाता है तो उसका कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है और यहाँ पर कॉपर फ्री हो जाती है, मेटेलिक फॉर्म में मिलती है। हाइड्रोजन जो है वो वाटर में चेंज हो जाता है और यहाँ फिर कॉपर फ्री हो जाती है। और इसी तरीके से हेयर एंड नाइट्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज N2O, NO, NO2 ऑन हीटिंग विद CuO। इसी तरीके से जब ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन को हम क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो उसका नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में और कॉपर फिर फ्री हो जाती है। जैसे यहाँ पर कौन कौन सी ऑक्साइड बन जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है, और हर एक में यहाँ पर कॉपर फ्री हो रही है, हर एक में यहाँ पर कॉपर फ्री होती है। यहाँ पे भी कॉपर फ्री हो रही है, यहाँ पर भी कॉपर फ्री हो रही है और यहाँ पर भी कॉपर फ्री हो रही है। नाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट बैक विथ कॉपर दस फॉर्म एंड आर रिड्यूस टू नाइट्रोजन गैस। अब ये जो हमें यहाँ पर कॉपर मिल रही है, ये जो कॉपर मिली है, इससे ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फिर कॉपर से रिएक्ट कर जाती हैं और रिड्यूस हो जाती है नाइट्रोजन गैस में। जैसे यहाँ पर NO कॉपर से रिएक्ट करके उसको फिर रिड्यूस हो जाती है नाइट्रोजन गैस में और कॉपर कॉपर ऑक्साइड में चेंज होता है। इसी तरीके से N2O जो भी है वो भी N2 गैस में रिड्यूस हो जाती है, फिर यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाता है। इसी के NO2 जो है वो फिर N2 में चेंज हो जाती है और यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड वापस बन जाता है। अब ये जो N2 गैस बनी यहाँ पर, इसको हम इसका वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं नाइट्रोमीटर से। मान लिया ये वॉल्यूम V1 है, तो इस वॉल्यूम V1 ये किस टेम्परेचर पर होता है, ये वॉल्यूम V1 जो होता है वो टेम्परेचर ये वॉल्यूम V1 होता है एट टेम्परेचर T1 एंड प्रेशर P1 पर होता है। वॉल्यूम V1 एट प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1 and temperature T1 is converted to volume at NTP, that is Vn, where P2 is 760 mmHg and T2 is 273 Kelvin. With the help of gas equation, अब हम वॉल्यूम V1 जो हमने निकाला है, जो कि प्रेशर P1 पे होता है, टेम्परेचर T1 पर होता है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम एट NTP यानी Vn में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ P2 होता है 760 mm और T2 होता है 273 केल्विन, गैस इक्वेशन की सहायता से। किस तरीके से होता है यहाँ हमें देखना है। अब गैस इक्वेशन होती है P1 V1 अपान T1 और P2, अब यहाँ V2 की जगह Vn है, Vn अपान T2, तो यहाँ Vn हो गया, Vn की वैल्यू हो गई P1 V1 इंटू T2 अपान P2 इंटू T1। अब हमें मालूम है Vn इज इक्वल टू P1 V1 और T2 की वैल्यू हमें मालूम होती है 273 केल्विन होती है और P2 की वैल्यू होती है 760
mm इंटू T1। तो अब हम एक डूमास मेथड्स में डायरेक्ट फार्मूला लिखकर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं। परसेंटेज नाइट्रोजन डूमास मेथड इज इक्वल टू 28 इंटू Vn इंटू 100 अपॉन 22,400 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये फार्मूला हमें मिल जाता है परसेंटेज नाइट्रोजन के निकालने का, जहां पर Vn क्या है, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट NTP। और अब इस फार्मूले पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट बाय जल्डाल मेथड। जल्डाल विधि से नाइट्रोजन एलिमेंट का एस्टिमेशन करना। जल्डाल मेथड से नाइट्रोजन एलिमेंट का एस्टिमेशन करना। A known amount of nitrogen containing organic compound is heated with concentrated sulfuric acid in a Jaldal bulb. The shape of Jaldal bulb is like this. जल्डाल मेथड से किसी एलिमेंट का एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं कि एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक नॉन अमाउंट को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं एक जल्डाल बल्ब में। जल्डाल बल्ब की इस तरीके की शेप होती है। नाइट्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट by this reaction। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम सल्फेट में चेंज हो जाता है इस रिएक्शन से। नाउ अमोनियम सल्फेट इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू एब्जॉर्ब अमोनिया गैस विच इज शोन बाय दिस रिएक्शन। अब अमोनियम सल्फेट को हम NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ हीट करते हैं जिससे कि अमोनिया गैस निकलती है। इसको हम इस रिएक्शन से दिखा रहे हैं। दिस NH3 गैस thus evolved is absorbed in a given volume V of standard 4N HCl solution। अब इस तरीके से जो अमोनिया गैस निकलती है उसको हम स्टैंडर्ड HCl जिसकी नॉर्मेटिव 4N होती है उसके V वॉल्यूम के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्टैंडर्ड HCl वो होता है जिसकी नॉर्मेटिव हमें मालूम होती है, यहाँ नॉर्मेटिव हमें मालूम है 4N। नाउ द वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड HCl that is V1 is known by titrating standard HCl solution in which ammonia is absorbed with a known volume V2 of standard 0.1 NaOH solution। अब जब HCl स्टैंडर्ड HCl के V वॉल्यूम में अमोनिया गैस एब्जॉर्ब होती है तो पूरे V वॉल्यूम में अमोनिया गैस एब्जॉर्ब नहीं होती, कुछ वॉल्यूम उसका बचा रह जाता है यानी अनरिएक्टेड रह जाता है, कुछ वॉल्यूम उसका अनरिएक्टेड रह जाता है। माना ये वॉल्यूम क्या है V1, तो इस V1 वॉल्यूम को हम निकालते हैं इस स्टैंडर्ड HCl सोल्यूशन को जिसके अंदर अमोनिया गैस एब्जॉर्ब है एक स्टैंडर्ड NaOH सोल्यूशन से जिसकी नॉर्मेटिव 0.1 है और दिए गए वॉल्यूम के साथ इसको टाइट्रेट करके। तो टाइट्रेशन से इस तरीके से ये टाइट्रेशन होती है, इस तरीके से ये टाइट्रेशन होती है और इसमें
V1 वॉल्यूम हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, और ये V1 वॉल्यूम कौन सा है? स्टैंडर्ड HCl का वो वॉल्यूम है जिसके अंदर अमोनिया गैस एब्जॉर्ब नहीं है। नाउ वी नो द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड HCl solution in which ammonia gas is absorbed, that is Vn volume, by subtracting volume of unreacted HCl V1 from total volume of HCl, total volume of HCl taken in the beginning, that is V. तो Vn is equal to V minus V1. अब हम HCl का वो वॉल्यूम निकालते हैं जिसके अंदर अमोनिया एब्जॉर्ब है, ये वॉल्यूम है Vn। अब ये वॉल्यूम Vn हम कैसे निकालते हैं? जो HCl का पुराना वॉल्यूम था V, उसमें से हम क्या करते हैं? HCl का वो वॉल्यूम घटा देते हैं जिसके अंदर अमोनिया एब्जॉर्ब नहीं होती, यानी V1 V माइनस V1 कर देते हैं, तो हमें ये वो वॉल्यूम अमोनिया का निकल जाता है HCl में, जिसके वो वॉल्यूम HCl का निकल जाता है जिसके अंदर अमोनिया गैस एब्जॉर्ब हुई थी। नाउ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड is determined using direct formula after knowing the value of Vn. अब वॉल्यूम Vn निकालने के बाद वॉल्यूम Vn निकालने के बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन एलिमेंट की परसेंटेज निकालते हैं एक डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हुए, और ये डायरेक्ट फार्मूला है परसेंटेज नाइट्रोजन जेल्डाल मेथड से इज इक्वल टू 1.4 इंटू N इंटू Vn अपॉन W। अब यहाँ N क्या है? स्टैंडर्ड HCl सोल्यूशन की नॉर्मलिटी है। HCl की जगह हम H2SO4 भी ले सकते हैं। और Vn क्या है? वॉल्यूम है स्टैंडर्ड HCl सोल्यूशन का जिसके अंदर अमोनिया गैस एब्जॉर्ब हो रही है। HCl की जगह हम H2SO4 भी ले सकते हैं। और W क्या है? ये मास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कि हमने इनिशियली लिया है।